नमस्कार। आज एक बार फिर हमारे साथ में सामाजिक नेता जगदीश द्रविड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम ईवीएम को लेकर और जो भारत की अर्थव्यवस्था वगैरह उसके ऊपर आज एक विशेष चर्चा हम जगदीश द्रविड़ जी से करेंगे। जगदीश द्रविड़ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। सर, आप ये बताइए कि बीजेपी पुनः सत्ता में आना चाहती है, तो वापसी करना चाहती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करना चाहती है, यानी 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अगले और 5 साल के लिए वो सत्ता में आना चाहती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही का ही मानना नहीं है, ये तो तमाम वो दल जो देश में अपनी अपनी राजनीतिक दल चला रहे हैं, वो तमाम पार्टियों के जो मुखिया हैं सब चाहते हैं कि हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी बने। मुख्य मुद्दा जो वो ये है कि भाजपा किन मुद्दों को लेकर सत्ता में वापसी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कार्यकाल में ये घोषणा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं किसानों से शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और सबसे ज़्यादा वोट किसानों के हैं। तो किसानों की आय दुगनी करना वो तो बहुत दूर की बात है, हुआ ही नहीं। लेकिन जिन किसानों ने किसान नीति के ऊपर जो कृषि बिल लेके आई थी ये सरकार, वो काला कानून जो लेके आई थी, उस सरकार ने किसानों को बर्बाद करने के लिए कृषि कानून लेके आई थी। तो उस कृषि कानून का विरोध देश के किसानों ने किया। उसमें कई सारे किसानों की हत्याएं हो गई। वो 1-1.5 साल तक वो कंटिन्यू आंदोलन चलता रहा। आप हमसे छुपा हुआ नहीं है। दूसरा, ये सरकार किसानों की दुगनी आय करने के लिए उनको प्रलोभन दे रही है कि भाई हम जो काम इनसे नहीं हुआ उस ऐप को छुपाने के लिए इन्होंने किसानों को 2,000 रुपये देना, किसान निधि के नाम पे ये देना चाहते हैं कि जो 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के हैं, 2 लाख करोड़ रुपए भारत के किसानों पर कर्जा है, केसीसी के रूप में सरकार का कर्जा है। वो सरकार का कर्जा किसानों ने मजबूरी में लिया था, उसको सरकार माफ नहीं कर रही। सरकार भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर वापसी करेगी? वापसी हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? कि सबसे ज्यादा जिनका वोट है वो है किसान। उनका 2 लाख करोड़ रुपए सरकार माफ नहीं कर रही है। और उद्योगपति जिनका वोट बहुत कम है, उनका ये 11.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर रही है। दूसरा, उन उद्योगपतियों में भी जो कमजोर उद्योगपति है, माने उद्योगपति में 2-4 इनके जो मित्र हैं, उनकी ही आय को इन्होंने बढ़ाया है। बाकी हमारे देश के जो अन्य उद्योगपति थे, उनका जो कंपटीशन था, वो कंपटीशन इस सरकार ने खत्म कर दिया। प्राइवेटीकरण हुआ हमारे देश में, लेकिन उस प्राइवेटीकरण की वजह से जो उद्योगों में जो कंपटीशन होना चाहिए वो इस सरकार ने खत्म करवा दिया। कई सारे उद्योगपतियों की कमर तोड़ दी इस सरकार ने। और मुट्ठी भर मैंने जो चुनिंदा इनके पसंदीदा दोस्त जो थे, उनके ही कर्जों को इनने माफ किया, उन्हीं को आगे बढ़ाया है। लेकिन भारत का किसान तो बीजेपी को फिर से वोट देने जा रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार के उसमें जो किसान निधि चल रही है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी को किसान वोट देंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अगर किसान वोट देते हैं तो मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि समझ जाइए, आप सावधान हो जाइए। आप ऐसी सरकार को वोट कभी मत दो जिस सरकार ने आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। आप चिलचिलाती हुई धूप में, कड़कड़ाती हुई ठंड में अनाज पैदा करते हो, जमीन का सीना चीर करके उसमें अन्न पैदा करते हो, और उस अन्न की कीमत जो है ये सरकार ने घटाई है। निजीकरण करके जब आपके घर में अनाज पैदा होता है तो ये सरकार भाव गिरा देती है, और जब उद्योगपतियों के पास अनाज चला जाता है, व्यापारियों के पास हमारा अनाज चला जाता है, तो ये उसका भाव बढ़ा देती है। आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, आपको बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनाने के लिए, मेरे किसान भाइयों, आप कितनी मेहनत करते हो, और इस सरकार ने आपकी कमर तोड़ के रख दी है। आपको 2,000 रुपए का प्रलोभन दे करके आपको मुख्य मुद्दे से आपका ध्यान भटकाया है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं किसान भाइयों से कि आपको भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए चुनाव में। लेकिन देखा जाए तो अभी लोकसभा का चुनाव है
और ऐसे में जो भाजपा की जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, विपक्ष को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पक्ष की तानाशाही है इस देश के अंदर। आज मेरे जैसे जो समाज के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं तो यही कहना चाहता हूं देश की जनता से कि आज हमारे देश में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, पूरे देश की जनता चुनाव आयोग से ये अपील कर रही थी, ये मांग कर रही थी कि इस देश में वीवीपैट और ईवीएम मशीन का काम बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी वीवीएम मशीन को लेकर, तो वो याचिका अभी हाई कोर्ट ने, शायद सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उस पे सुनवाई हो गई है, उस पे तमाम याचिका जो थी उनको रद्द कर, उनको खत्म कर दिया है, उनके ऊपर विराम लगा दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और हमें इस बात की बड़ी झटका लगा है, हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस विश्वसनीयता का सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के द्वारा हमें देश की जनता को बताया गया कि हमने चुनाव आयोग से पूरी बात को समझ लिया है, पूरे मसले को समझ लिया है और हमें चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहिए। हमें मशीन पर भरोसा है, हर मशीन अच्छे के लिए बनती है, लेकिन उस मशीन का उपयोग और प्रयोग करने वाला जो चुनाव आयोग है और जो सरकार है उस पर हमें कतई भरोसा नहीं है, कभी नहीं रहेगा। निष्पक्ष, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी जो चुनाव है वो तभी होगा। हमारी विश्वसनीयता, मैं एक नागरिक अपना वोट डालने जाता हूं तो मुझे ये लगना चाहिए, मेरे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मैंने जिस राजनीतिक दल को वोट दिया है मेरा वोट वहीं गया कि नहीं गया, ये मुझे भरोसा होना चाहिए। कोई दूसरा ये विश्वास मुझे दिलाए कि भैया आपने जहां वोट दिया है वो वहीं गया है जहां आपने दिया है। इस बात का मुझे पारदर्शिता चाहिए इसमें। तो चुनाव आयोग ने, अब चुनाव आयोग की हम बात करें तो चुनाव आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट, ये तीन महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे देश में हमारे वोट को लेके। अगर चुनाव आयोग गलत करेगा तो सरकार को चाहिए कि सरकार सही काम करवाए। अब दिक्कत यहाँ ये जा रही है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति ही सरकार ने की है। चुनाव आयोग की नियुक्ति ही जब सरकार ने की है तो सरकार में बैठे लोग वो चुनाव आयोग के प्रति निष्पक्ष, बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे कि चुनाव आयोग को तो हमने नियुक्ति दी है, हमारे विरोध में थोड़ी जाएगा। अभी आप देखिए कि विपक्ष नेता जितने भी हैं उनके ऊपर तत्काल आचार संहिता का डंडा चल रहा है और प्रधानमंत्री खुल के ये कह रहे हैं कि जिन्होंने राम को लाए हैं आपको उनको याद रखना चाहिए, राम को याद रख करके वोट करना चाहिए। ऐसे धार्मिक भावनाएं भड़का करके चुनाव आयोग की जो आचार संहिता का उसका खुला उल्लंघन हो रहा है और चुनाव आयोग मौन है। तो जिस चुनाव आयोग को सरकार ने नियुक्त किया है उस चुनाव आयोग से देश की जनता उस पर कैसे भरोसा करे, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो मशीन जिसमें हम वोट डालते हैं उस मशीन को किसने बनाया, कहां से वो पैक होके आई है, हमारे मतदाताओं को उसके बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भाजपा अभी वर्तमान में जो नारा चला रही है कि इस बार 400 पार, तो अभी वोटिंग हुई नहीं, जनता ने अपना मत दिया नहीं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो इस पे क्या आपको सोची समझी कुछ साजिश लग रही क्या? मैं वही चिंता का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने 400 पार का जो नारा दिया है, देश में जो इन्होंने जो घोषणा की है वो इनको पता कैसे है। आज के तारीख में इनके अपने कार्यकर्ता इनसे दूर है, इनसे नाराज है, इनकी पॉलिसियों से नाराज है, तो ये कैसे 400 पार करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो मामला है, ये कह रहे हैं कि हम संविधान को भी बदलेंगे। इनके सांसद खुलेआम कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग, कि हम संविधान बदलेंगे। संविधान, देश हमारा संविधान से चलता है। इस देश में मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि कई जातियों का ये देश है, कई धर्मों का ये देश है। यहाँ कई प्रकार के खान पान है, कई प्रकार के रीति रिवाज है, कई प्रकार की वेशभूषा है। ये खंड खंड में बटा हुआ ये देश है। यदि इसे अखंड और अक्षुण्य अगर बनाए रखा है किसी वजह से या है तो वो संविधान की वजह से है। उस संविधान को ही अगर ये देश सरकार बदलने का इरादा पाल रही है तो देश की जनता इसको वोट नहीं देगी। तो इस वजह से ये 400 पार, क्या मैं कहता हूँ 150 पार भी नहीं कर पाएंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये क्या इस चुनाव के अंदर मेन मुद्दा रहेगा? क्या जनता इस पर सोच समझकर वोट करेगी इसके लिए?
देखो, मुद्दे यहाँ बहुत सारे हैं। मैंने बताया कि जब पारदर्शी चुनाव होगा तो तभी सभी समस्याओं का समाधान होगा। एक नई सरकार चुन के तभी आ सकती कि जब चुनाव में हमने जिस राजनीतिक दल को वोट दिया वो वोट की विश्वसनीयता इस देश की जनता में, मैं भले ही सरकार को बदलना चाहता हूँ या कोई सरकार को किसी अन्य पार्टी के सांसद को जिताना चाहते हैं, हमारा वोट अगर सही जगह जाएगा ही नहीं तो सरकार बदलाएगी कैसे? तो महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये पता है कि हम चुन के आ जाएंगे, 400 से भी ऊपर हम चले जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि वोटिंग मशीन से होना है। तो जब ये इरादा पाल के बैठे कि हम सरकार में आएंगे तो ये बेरोजगारों की चिंता क्यों करेंगे? ये शिक्षित बेरोजगारों की चिंता क्यों करेंगे? ये उन शिक्षा, हमारे देश में शिक्षा अच्छी मिल रही कि नहीं मिल रही उसकी चिंता क्यों करेंगे? जो पर्चे लीक हो रहे हैं, जो परीक्षाएं नष्ट कर दी जा रही है, वो यदि 2000 वैकेंसी है तो यहाँ 2.5, 4, 5, 6, 7, 10 लाख छात्र जो है फॉर्म भरते हैं। और वो जो जिन बच्चों की नियुक्ति मिली, 1-2 हज़ार लोगों को नियुक्ति मिल भी जाती है अगर, तो उनका पैसा इतना इकट्ठा हो जाता फॉर्म भरने के नाम पे कि उसी पैसे से उनको पूरे समय का उनको सैलरी दे दी जाएगी। तो इनको कोई चिंता नहीं है यहाँ बेरोजगार कहाँ जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसने कैसे पढ़ाई की है, उसके माँ बाप का क्या होगा, इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की बहुत बुरी स्थिति है। हम जिस मध्य प्रदेश से हम बताना चाहते हैं कि यहाँ 5 लाख तक का इलाज की फ्री योजना जो सरकार ने चलाई थी, आज तो वहाँ का डॉक्टर आपको ये पूछेगा कि आपके पास में वो 5 लाख के इलाज वाला कार्ड है क्या? आपने बोल दिया हाँ है, तो वो कम से कम 10 से 20 हज़ार 50 हज़ार तक की जांच आपकी लिख देगा। और जब जिस अस्पताल की जांच वो लिखेगा, जहां आप जिस डॉक्टर के पास जाओगे, वहां वो आपका ऑपरेशन के बारे में आपको सजेस्ट करेगा कि आपका ऑपरेशन होगा। और अगर आप ये नहीं कराते हो तो इससे कई तरह की दिक्कतें आपको आ सकती है। आप डर करके उस 5 लाख जब तक खर्च नहीं हो जाए, ऐसी लूट खसोट मेरे मध्य प्रदेश में हो रही है उस 5 लाख के नाम पे। मतलब उसमें वो धंधा बन गया है, वो धंधा बन गया है। है। उसके नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। बहुत बड़ा घोटाला हो रहा, करोड़ों का